Hello everyone, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teaches you all from classes 9 to 12 all subjects. So welcome to the part 2. ये हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 होने वाला है. पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए. पार्ट 2 है ये. उसके बाद अब आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पे. अब यहाँ पे होता क्या है ना, क्या भसड़ होती है, लेट मी टेल यू कि वॉर की सिचुएशन इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स थे. तो ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली इंडियंस को ड्रैग किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया उसका पार्ट नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती इंडियंस को ड्रैग किया अपने साथ वॉर की सिचुएशन में. इसको आप ऐसा समझिए, अगर आपका दोस्त किसी बड़े से स्कूल में किसी कांड में फंस जाता है और वो बेफालतू का आपका नाम ड्रैग कर लेता है और आप दोनों सस्पेंड हो जाते हो, गुस्सा आएगा आपको? भाई मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तूने ड्रैग क्यों किया नाम? और अगर वो आपका दोस्त ना आपका दुश्मन आपके साथ ऐसा करे तो और ज्यादा गुस्सा आएगा. तो इंडियंस को वो फोर्सफुली ड्रैग करते थे. अब होता क्या था, सबसे पहला पॉइंट, फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी कि वो लोग जबरदस्ती लोगों को, विलेजर्स को स्पेशली आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट कराते थे, यानी कि दाखिल कराते थे. अगर मान लीजिए आपका मन नहीं है, हर किसी का मन नहीं होता है आर्मी बनने का, सोल्जर बनने का, कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करे, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करे, लेकिन और वो भी दूसरे के देश के लिए. आपको अगर कोई अभी बोलेगा आप इंग्लैंड के आर्मी में जाके शामिल हो जाओ या अमेरिका के आर्मी में जाके शामिल हो जाओ, यू वॉन्ट. इंडिया की आर्मी में शामिल होने से लोग कतराते हैं और डरते हैं, तो दूसरे देश के आर्मी में क्यों होंगे? तो उन्होंने फोर्सफुली ये चीज की, फोर्सफुली उनको ड्रैग किया और फोर्सफुली रिक्रूट किया आर्मी में, डरा के, धमका के, पैसों का लालच देके. अब फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दे वर फोर्स्ड टू वेयर ब्रिटिश आर्मी यूनिफॉर्म. वो लोग बहुत ही ज्यादा, उनको फोर्स किया जाता था आप ब्रिटिश आर्मी का यूनिफॉर्म पहने. इमेजिन बीइंग एन इंडियन एंड वेयरिंग ब्रिटिश आर्मी यूनिफॉर्म, दैट्स वेरी गिल्ट भरा मूवमेंट, बहुत ज्यादा गिल्ट भरा मूवमेंट एक हो जाता था लोगों के लिए. और मैक्सिमम या मिनिमम लोग वहां पे हिंदूज होते थे. हिंदूज के घर में एक रिवाज होता है कि अगर वो कहीं वॉर पे जा रहे, कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, डेली बेसिस पे भी वे माथे पे तिलक लगाते हैं. तो वो तक ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया कि नहीं, आप तिलक नहीं लगा सकते, आपको ब्रिटिश नॉर्म्स फॉलो करने हैं. अगेन एट दैट टाइम जो बुलेट्स होती थी, उसका जो आउटर कवरिंग होता था उसको च्यू करके निकालना पड़ता था, मतलब काट के ऐसे करके निकालना पड़ता था. और उस समय जो आउटर कवरिंग होती थी वो बनी हुई थी, होती थी काऊ के स्किन से, काऊ या पिग के स्किन से बनी होती थी. और हिंदूज जो कि वेजिटेरियंस होते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, आई होप वेजिटेरियंस कैन रिलेट विथ मी, कि जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो मीट को स्मेल भी करें. तो इमेजिन टेकिंग इट इन योर माउथ, तो वो उनको माउथ पे लेके उनको पील ऑफ करना पड़ता. तो ये सब चीजें होती थी. ये दोनों चीज आपके बुक में नहीं दी है, बट आई एम टेलिंग यू गाइस, फोर्स रिक्रूटमेंट के अंदर आएगा ये. सो फर्स्ट वाज दिस. सेकंड, लोगों का गुस्सा क्यों भड़क रखा था? अब आपकी वॉर एक्सपेंडिचर, अब लड़ाई झगड़ा जब वॉर की सिचुएशन होती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाता है, तो खर्चे बढ़ जाते हैं, वेपन्स के खर्चे, आर्मी के खर्चे, खाने पीने के खर्चे. लेकिन ये सब चीज बढ़ जाते हैं, तो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आप हमारा टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? जैसे कि अभी इंडिया का बजट रिलीज हुआ, सडनली इतना सारा टैक्स बढ़ा दिए सरकार ने, और रोड की हालत देखो तो देखने लायक नहीं है. और लेट मी टेल यू, रिसेंटली व्हाट आई सॉ वाज कि रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है, मतलब मेन रोड में, मेन सिटी रोड में, आई एम टेलिंग यू, जो एकदम मार्केट वाला रोड है, कोरबा के लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो मेन मार्केट वाला रोड है, पावर हाउस रोड चाहे ट्रांसपोर्ट नगर रोड, इतने बड़े बड़े गड्ढे, पूरी गिट्टियां पड़ी हुई, टायर स्लिप हो रहे हैं लोगों के, इतना धूल, डस्ट, पॉल्यूशन. लेकिन आयरनी इज कि सरकार रोड बनवाने पे ध्यान नहीं दे रही, सरकार पेंट पे ध्यान दे रही है, बॉर्डर्स को सुंदर कर रही है, बॉर्डर में पेंट करवा रही है, दीवालों में पेंट करवा रही है, फाउंटेन्स लगवा रही है. अरे भाई आप रोड सही नहीं करोगे, आदमी की जान नहीं बचेगी, फाउंटेन्स क्या जानवर देखेंगे? कि पेंट क्या जानवर देखेंगे? अरे कितना सुंदर शहर है हमारा. जब पॉल्यूशन इतना रहेगा, रोड इतना गंदे रहेंगे, तो कैसे चलेगा? आप तो अपने कार में घूम रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट जो लोग साइकिल में, जो लोग टू व्हीलर में घूम रहे हैं, उनको तो पड़ रहा है ना फर्क. उनका
बारिश में इतने बड़े बड़े गड्ढे, एंड दे आर पेंटिंग लाइक पेंटिंग वॉल्स लाइक एनीथिंग दैट दे आर मेकिंग देयर सिटी ब्यूटीफुल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हुआ, टैक्स बढ़ा दिए गए, ठीक है। अगर मान लो कभी क्रॉप फेलियर हो गया किसी फार्मर का, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं कि क्रॉप फेलियर होगा। आपको टैक्स देना है, मतलब देना है। आपका अगर क्रॉप चले चाहे मत चले, आपका बिजनेस चले चाहे मत चले, वी नीड आर टैक्स, एंड टैक्स वॉज वेरी हाई एट दैट पॉइंट एंड अर्निंग वॉज वेरी लो, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो रही थी। तो इतना सब सिचुएशन के कारण जो है लोगों का गुस्सा ना भड़कते जा रहा था, धीरे 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 लोग समझ पा रहे थे, गांधी जी के साथ जुड़ते जा रहे थे कि हाँ, नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, हम ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहेंगे करके, ठीक है। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नॉन कॉपरेशन एंड द खिलाफत मूवमेंट। The want of freedom from colonial rule connected people across the country. Now, what is colonial rule? Again, आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि जब कोई दूसरे देश की कंट्री आके यहाँ कॉलोनीज बना के रहने लग जाती, विच इज नोन एज colonial rule. So Britishers also came from in the country and they started living in India, building up the colonies, and that's why the British rule was known as the colonial rule. who were forged under the Indian National Congress by महात्मा गांधी। और उस समय नेशनल कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी अभी तक चली आ रही है ना, जिसने रिसेंटली कोलिशन गवर्नमेंट बनाया है इंडिया, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, तो ये कांग्रेस पार्टी तब की है, तब से चली आ रही है। फ्रॉम 1990 द मूवमेंट स्प्रेड टू वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1919 के आते आते तक, महात्मा गांधी को अब 4 साल हो चुके थे, तो 1919 आते तक ये जो मूवमेंट है वो सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में स्प्रेड हो चुका था। The First World War had created a scenario which led to huge increase in defense expenditure. अब जब मैंने पहले ही कहा था भाई, लड़ाई झगड़ा होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सरकार का खर्चा बढ़ेगा लड़ाई झगड़ा में, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, विच क्रिएटेड हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। लेकिन इसमें दिक्कत किसको हो रही थी? कॉमन लोगों को, कॉमन पीपल को, ठीक है। कॉमन पीपल के लिए दिक्कतें पैदा हो जा रही थी। To worsen the condition that was crop failure and epidemic of influenza which led to the people perishing. अब ये people को बहुत ही ज्यादा परेशान, मैंने पहले भी बोला था कि महामारी टाइप की सिचुएशन आ गई थी कि आपके क्रॉप फेलियर हो रहे हैं। आप इमेजिन करो, आप पूरा साल कुछ नहीं कमा रहे, पूरी साल आपने एक बिजनेस पे मेहनत की, आप कुछ नहीं कमा रहे, फिर भी आपको टैक्स देना पड़े, गुस्सा आएगा। और फार्मर्स के साथ वही चीजें हो रही थी, वे पूरा साल मेहनत करते, पूरा साल क्रॉप्स में मेहनत करते, आखिरी में अगर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनका क्रॉप फेलियर हो गया, सो व्हाट, ब्रिटिशर्स कम भी नहीं करते थे टैक्स को, उनको उतना देना है, मतलब उतना देना है, दैट वाज फिक्स्ड। और तो और क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ना कैश क्रॉप्स ग्रो करवाते थे, लाइक इंडिगो, ये सब ग्रो, ओपियम, ये सब ग्रो करवाते थे। और ब्रिटिशर्स कैश क्रॉप्स ग्रो करवाने का रीजन ये था क्योंकि कैश क्रॉप्स बहुत महंगे बिका करते थे, तो ब्रिटिशर्स को लगता था अगर हम कैश क्रॉप्स ग्रो करवाएंगे इंडिया से, उसको हम बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फायदा होगा। उसके इंडियन फार्मर्स को कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता था, लेकिन बदले में कैश क्रॉप्स ग्रो करने का नतीजा क्या होता था, टी, कॉफी, ये सब ग्रो करने का नतीजा क्या होता था कि फार्मर्स की जमीन बंजर हो जाती थी। ये सब चीजें ग्रो करने के लिए ना बहुत ज्यादा फर्टिलिटी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मैन्योर, डिकम्पोजर्स, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो एक बार आप इनको ग्रो कर लो, आपकी सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, उसको रिप्लेनिश होने में भी सालों लग जाएंगे। तो ये सब चीजें हो रही थी, लोगों की जमीन बंजर हो जा रहे थे ओपियम और इंडिगो वगैरह उगाने के चक्कर में। The common man thought that their hardship would end after the war, but nothing improved. और बाकी जो जितने भी कॉमन लोग थे उनको लगा कि चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की बात है, उसके बाद तो हमारे देश में एक नया सवेरा आएगा और हमारी हार्डशिप्स इम्प्रूव हो जाएंगी, हमें और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो और ज्यादा वर्सन हो गई सिचुएशन, और ये सब चला ही आ रहा था, चला ही आ रहा था, चला ही आ रहा था, रुक ही नहीं रहा था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ब्रिटिशर्स को, सॉरी ब्रिटिशर्स बोल रही हूँ, महात्मा गांधी को क्या लगा कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना छोड़ दें
तो ब्रिटिशर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे कि एक टीचर अगर पढ़ा रही है, अगर स्टूडेंट्स कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, टीचर को पढ़ाने ही नहीं देंगे, तो क्या टीचर पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। ऐसे कई बार होता है ना, मैम लोग गुस्से में निकल जाते हैं, करो जो करना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी आज के बाद तुम लोग की क्लास को। ऐसी चीजें होती है। तो इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की भाई हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना छोड़ देते हैं, और हम ब्रिटिशर्स खुद ही चले जाएंगे। तो उसके कारणवश हुआ क्या, टीचर्स ने जॉब छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने ब्रिटिशर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल छोड़ दिए, आर्मी के लोगों ने जॉब छोड़ दी, और फॉरेन गुड्स पुलिस ने जॉब छोड़ दी बहुत, और एडवोकेट्स ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोगों ने सब चीजें करना छोड़ दी। लेकिन द मेजर ड्रॉबैक वाज कि अगर वो लोग अपनी रोजी रोटी छोड़ के, भले ही कम मिल रहे हैं पैसे लेकिन मिल तो रहे हैं, अगर अपनी जॉब छोड़ रहे हैं तो आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऑल्टरनेट जॉब ही नहीं होगा तो आप पहली जॉब क्यों छोड़ोगे? तो अब लोग निकल तो गए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से, लेकिन अब वो दूसरे ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं कि वो वहां जाके जॉब कर सके। फिर एक तो कॉटन के कपड़े पहनने के लिए गांधी जी ने लोगों को बोला कि आप कॉटन के कपड़े मत पहनिए, आप खादी पहनिए, क्योंकि कॉटन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन मेड एंड इट वॉज लागू, मतलब कि वो लाया गया था ऐसा सिस्टम कॉटन क्लोथ्स का ब्रिटिशर्स के द्वारा। उस समय तो लोग, वरना उससे पहले सिल्क, पॉलिस्टर एंड ये सब पहनते थे। तो कॉटन फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा ठीक है, लोगों ने ये भी मान लिया चलो हम खादी पहनेंगे, बट खादी वॉज अनकंफर्टेबल एंड इट वॉज एक्सपेंसिव। वही कॉटन की टी शर्ट आप लेने जाओ, आपको 500, 200, 300 ऐसे मिल जाएंगी, एंड इट इज कंफर्टेबल। बाय द वे, आप जो नाइट ड्रेस में पहनते हो वो सब कॉटन टी शर्ट्स रहती है, तो इट इज कंफर्टेबल। लेकिन वही आप खादी पहनेंगे ना, वो थोड़ा सा चुभता है। मैं बताऊँ खादी किस टेक्सचर का होता है, कि जो रॉ खादी होता है, जैसे कि आप धर्मशाला वगैरह जाएंगे तो उसमें जो कंबल वगैरह नहीं मिलते ओढ़ने के लिए, गढ़ते हैं जो शरीर में, उस टाइप के, एंड इट वाज एक्सपेंसिव। तो लोग कंफर्टेबल और चीप गुड्स को छोड़ के एक्सपेंसिव और अनकंफर्टेबल गुड्स की तरफ थोड़ी ना जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो रही थी। सो वाई नॉन कॉपरेशन? As per Gandhi ji, British rule was established in India because of cooperation of Indians. गांधी जी को लगता था कि इंडियंस ने भाई ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट किया है, उनके साथ मिलजुल के रहे हैं, तभी वो लोग यहाँ पे अपना रूल जमा पाए हैं। अगर इंडियंस कॉपरेट करना छोड़ दिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर औरंगजेब को माना जाता है, उसके बाद तो ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो औरंगजेब अगर ब्रिटिशर्स के साथ नहीं हाथ मिलाते या लोग नहीं मिलाते तो ब्रिटिशर्स कभी भी यहाँ पे नहीं रूल कर सकते थे। तो उन्हें लगा कि अगर हम नॉन कॉपरेट यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना छोड़ देंगे तो ब्रिटिशर्स खुद ब खुद ये कंट्री छोड़ के चले जाएंगे। इफ इंडियंस डिड नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स इन अ ईयर। अगर लोग कॉपरेट करना छोड़ देंगे तो ब्रिटिश रूल एक साल के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। द मूवमेंट वॉज प्रपोज इन स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम रिनंकिनेशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उन्होंने अपने टाइटल्स वापस कर दिए। जैसे कि बहुत सारे इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने टाइटल्स दे रखे थे, वो सारे टाइटल्स, नेशनल अवार्ड्स उन्होंने वापस कर दिए। देयर वॉज अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, सारे सिविल सर्विसेज छोड़ दिए गए, जैसे कि द पोस्ट ऑफ आर्मी, द पोस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, द पोस्ट ऑफ पुलिस, लॉ, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सब पोस्ट छोड़ दिए गए इंडियंस के द्वारा। इन दिसंबर 1920 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। कब लागू किया गया था? दिस डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। तो 1920 दिसंबर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था। तो आपको ये तो समझ आ गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। लेकिन अब उस मूवमेंट के स्ट्रैंड्स क्या थे, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि भाई उसके ड्रॉबैक्स क्या हुए मूवमेंट के। सबसे पहला ड्रॉबैक, इन 1921 जनवरी द नॉन कॉपरेशन खिलाफ मूवमेंट वाज लॉन्च। पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। और सारे लोगों ने 1921 में ये लॉन्च हुआ था दिसंबर में, और सब लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जैसे कि मैंने बताया कि जो मशीन मेड गुड्स थे वो बॉयकॉट किए जा रहे थे और खादी को अपनाया जा रहा था। तो फॉरेन गुड्स जितने भी थे वो बॉयकॉट किए जा रहे थे। दिस लेड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम। लेकिन इंडियन लोगों ने कहा, गांधी जी ने कहा आप इंडियन टेक्सटाइल पहने, इंडियन हैंडलूम। एंड लेट मी टेल यू, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, गर्ल्स को पता होगा
कि चिकनकारी एक बहुत ही फेमस आर्टवर्क है इंडिया का, ठीक है, यानी कि उसको हाथ से कढ़ाई की जाती है कपड़े पे। अब ओरिजिनल चिकनकारी ला की रेट होती है 3000 टू 4000 फॉर वन कुर्ती, लेकिन वहीं आप मशीन मेड चिकनकारी लोगे तो आपका 500 600 700 इस टाइप की आ जाएगी। तो ये प्राइस डिफरेंस होता है, तो उस समय लोग इतना प्राइस डिफरेंस देने को रेडी नहीं थे। एंड पहले मैंने आपको कॉटन का एग्जांपल दिया, और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं था। जैसे कि जैसे इंडिया ने चाइना को बॉयकॉट करते हुए कोविड के बाद से टिकटॉक बैन कर दिए, शीन बैन कर दिए, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव तो था। शीन का ऑल्टरनेटिव है अर्बैनिक है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और आपके जितने, और एक मैंने क्या था, शीन बैंक, टिकटॉक का आपका ऑल्टरनेटिव है आपका रील्स, आजकल लोग बनाते, रील्स हो गया, फेसबुक पे रील्स हो गया। तो ये सब ऑल्टरनेटिव था, तभी लोगों ने साथ दिया। टीचर्स ने जॉब छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने पढ़ना छोड़ दिया, हेडमास्टर्स, लॉयर्स गेव अप देयर सर्विसेज एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। उस समय जितने भी ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन थे उन सब ने ये सब करना छोड़ दिया, पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया। इन द कंट्री साइड द मूवमेंट डिमांडेड अ बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब ये क्या डिमांड कर रहे थे कंट्री साइड के लोग, कि भाई उनके पास उनका खुद का लैंड तो होता नहीं था, वो लोग लैंडलॉर्ड की जमीन में, देखो खुद का लैंड होने पे ना अपने आप ही मास्टर होते, तो उन लोग खुद की दूसरे की जमीन पे काम करते थे। और जो दूसरे लोग रहते थे उनको बहुत ही ज्यादा, लैंडलॉर्ड्स जो रहते थे वो बहुत ही ज्यादा डिमांड करते थे कि मतलब आप इतना प्रोडक्शन दो, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो लैंडलॉर्ड से छुटकारा पाने के लिए वो उन्होंने डिमांड किया। In June 1920, Jawaharlal Nehru visited the village of Awadh to understand the problem of peasantry. In October, he set up a Oath Kisan Sabha. In 1921, peasant movement spread. और 1920 में वो एक विलेज में गए, अवध के विलेज में, देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे पीजेंट्स की, लैंडलॉर्ड्स क्या अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ। और वहाँ पे एक ओध किसान सभा लगाई गई, और ये मूवमेंट को वहाँ पे भी चालू किया गया, यानी कि विच मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहाँ पे भी चालू किया गया। आई होप आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द खिलाफत मूवमेंट। ओके, खिलाफत मूवमेंट, अब हुआ क्या था। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे एंड महात्मा गांधी सपोर्टेड इट। बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट भी कहा जाता था, और ये चालू किया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा। एंड आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 2 के लिए इतना ही। मिलते हैं पार्ट 3 में, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए, दिस वॉज पार्ट 2। यू गाइज मिलते हैं अगले पार्ट में।